नमस्कार दोस्तों, मनोवैज्ञानिक क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हमने जीन पियाजे स्टार्ट किया था। तो जीन पियाजे के उनकी अवस्थाओं के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। और उसके बाद उन्होंने जो कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए, आजकल उन्हीं से प्रश्न आते हैं, तो हमने वो देख लिए। और आगे भी उनके जो कॉन्सेप्ट है वो बच गए, तो आज हम इनके बारे में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मनोविज्ञान की आपको क्लास रोजाना देखने को मिल सके। ठीक है ना। तो देखो, कल हमने स्कीमा पढ़ा था। तो स्कीमा के भी अब संवर्ग या वर्ग होते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, स्कीमा के संवर्ग या वर्ग क्या होते हैं। तो आपको एक इसमें लाइन याद रखनी है कि अधिकांश स्कीमा संवर्ग या वर्ग के रूप में होती है। अब देखिए, इनमें दो चीजें बताऊंगा, वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो स्कीमा संवर्ग या वर्ग के रूप में होती है, उन्हें आद्य रूप, इंपॉर्टेंट है, आद्य रूप कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आद्य रूप किसे कहते हैं, यानी कि जो स्कीमा संवर्ग या वर्ग के रूप में रहते हैं उसे आद्य रूप कहते हैं। अब देखो, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है ना। तो आद्य रूप को क्या कार्य है कि किसी वस्तु कहते हैं, जो किसी वस्तु को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए संपूर्ण विशेषताओं या गुणों का समुच्चय सेट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि आद्य रूप तो आप किसको कहोगे, जो स्कीमा संवर्ग या वर्ग के रूप में होते हैं उसे आद्य रूप कहोगे। लेकिन इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है कि जो किसी वस्तु को पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु उसको पूर्ण रूप से परिभाषित करती है, तथा उसके लिए विशेषताओं या गुणों का क्या होता है, वह समुच्चय सेट होता है। मतलब उसकी क्या क्या क्वालिटी थी, है ना। तो उसके साथ उनका क्या होता है, समुच्चय सेट होता है, मतलब संगठन होता है उसका। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरी बात आती है रूढ़ धारणा। तो रूढ़ धारणा किसे कहते हैं, देखिए आप, इसके दो प्रकार है। दो प्रकार देख लीजिए आप, कौन कौन दो वर्ग है। एक तो हो गया आद्य रूप, ठीक है ना, और दूसरी है रूढ़ धारणा। तो रूढ़ धारणा किसे कहेंगे, देखो आप, सामाजिक संज्ञान के संदर्भ में वैसी स्कीमा जो लोगों के समूह से संबंधित होती है, उसे रूढ़ धारणा कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि रूढ़ धारणा किसे कहते हैं, आपको एक वर्ड में याद रखना है। तो जो लोगों का समूह होता है ना, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ धारणा कहते हैं। यानी कि लोगों के समूह से संबंधित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ धारणा। जो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है या अप्रत्याशित रहते हैं, उसे बोलते हैं हम रूढ़ धारणा बोलते हैं। तो स्कीमा के क्या हो गए, दो वर्ग हो गए, आद्य रूप और रूढ़ धारणा। इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। ठीक है। तो अब हमारे स्कीमा ना वो कंप्लीट हो गया, स्कीमा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे इसके बारे में।
तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्कीमा बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें से लगभग हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखिए पियाजे ने सब किन किन को महत्वपूर्ण माना है। तो पियाजे ने किन किन को महत्वपूर्ण माना है। पहला नंबर पर तो आता है हमारा संगठन, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अब देखो संगठन क्या होता है, इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिएगा कि जब कोई बालक है, जब कोई बालक वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है तो उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करें, उसे क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। उसे संगठन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी देख लें कि जब कोई बालक वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है तो उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं एक साथ या अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस प्रकार की समझ सकते हो कि बुद्धि में सम्मिलित सभी प्रक्रियाएं जैसे तर्क, चिंतन और प्रत्यक्षीकरण, ये क्या है, संगठन है। तो संगठन है ना बालक को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो संगठन तो बालक को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। आंतरिक रूप से क्या करता है, आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि संगठन बालक को किस रूप से प्रभावित करता है, आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब हम ले रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अनुकूलन। तो बहुत ही अच्छी चीज है वो, ये आप देख लीजिएगा संगठन क्या होता है, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा नंबर पर अनुकूलन। इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका मतलब अनुकूलन का मतलब जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को डाल लेना या बना लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, ठीक है ना। तो देखो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की आवश्यक प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है, ठीक है। कि वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की आवश्यक प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। दूसरा आप ऐसा अर्थ से समझ सकते हो कि वातावरण के साथ अंतर क्रिया करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। तो यह बालकों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये बालकों को क्या करती है, बाहरी रूप से प्रभावित करती है, बाहरी रूप से। वो तो संगठन तो क्या करता है आंतरिक रूप से, और ये बालकों को क्या करती है, बाहरी रूप से प्रभावित करती है, बाहरी रूप से प्रभावित करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि संगठन और अनुकूलन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं या पूरक होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये ध्यान में रखना है, संगठन और अनुकूलन एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा।
संगठन और अनुकूलन एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, ठीक है ना। अब देखो अनुकूलन में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं आएंगी, वो आपको समझना है, वो भी बहुत अच्छी चीजें हैं। अब इसमें 3 प्रकार की प्रक्रियाएं आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, 3 प्रकार की प्रक्रियाएं, ठीक है। तो पहली तो आती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मीकरण, आत्मीकरण या आत्मसात्मीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इससे आप एसिमिलेशन, ठीक है ना। तो इससे समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो इसकी डेफिनेशन छोटी सी है कि समस्या आने पर पहले से विद्यमान स्कीमा का प्रयोग करना या नवीन ज्ञान में पूर्व अनुभव जोड़ देना, अनुभव जोड़ लेना। तो ये आपको याद रखना है कि समस्या आने पर पहले से विद्यमान स्कीमा का प्रयोग करना, यह क्या कहलाती है, आत्मीकरण, आत्मसात्मीकरण कहलाती है, या नवीन ज्ञान में क्या करना, पूर्व अनुभव जोड़ देना, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल समझिए आप, इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए छोटा बालक होता है, तो छोटा बालक होता है, तो जैसे मान लीजिए उसके पास एक छोटी कार निकली, तो कार निकली तो वो ऐसे उंगली करेगा, तो उसकी माँ बोलेगी कि देखो बेटा ये क्या है, कार है। तो ये देखो क्या हो गया, उसके सामने समस्या है ना कि क्या है, तो उसकी माँ ने बता दिया कार। अब जैसे ही बालक उससे बड़ी गाड़ी को देखेगा ना, जैसे मान लीजिए बस सामने से निकली है, तो उसको वो माँ साथ होगी तो बोलेगा कि देखो माँ कार जा रही, तो फिर उसकी माँ कहेगी कार नहीं है, ये तो क्या है, बस है। तो ये क्या हो गई ये पहले से विद्यमान उसने स्कीमा का प्रयोग किया ना, कि पहले उसने कार के बारे में सुना था, तो फिर वो बस आ गई, तो उसमें उसने क्या किया था, पहले जो स्कीमा थी उसकी, जो कार वाली, वो उस वहां पर प्रदर्शित कर दी। तो ये क्या होती है, आत्मीकरण या आत्मसात्मीकरण होती है, ठीक है ना। अब दूसरी प्रक्रिया आती है हमारे, दूसरी प्रक्रिया है इसमें समंजन, यह भी इंपॉर्टेंट है, समंजन, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। अब समंजन में देखो क्या होता है, उसके विपरीत है। वहां तो हम क्या कर रहे थे, पहले से विद्यमान स्कीमा का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नवीन स्कीमा विकसित कर लेंगे। तो समस्या आने पर नवीन स्कीमा विकसित कर लेना, क्या कहलाता है, समंजन कहलाता है, समंजन कहलाता है, या नवीन ज्ञान में पुराने अनुभव जोड़ लेना। नहीं, ये होगा पुराने अनुभव में, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा के लिए किस गया, पुराने अनुभव में नवीन ज्ञान को जोड़ लेना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समंजन क्या होता है, कि समस्या आने पर नवीन स्कीमा विकसित कर लेना क्या कहलाता है, समंजन, या पुराने अनुभव में नवीन ज्ञान को जोड़ देना, ये क्या कहलाता है, समंजन। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो छोटा बालक होता है, तो वो क्या देखता है, कुत्ते को देखता है, ठीक है ना। तो वो कुत्ते को देख लेता है, पहले उसके दिमाग में उसकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। जैसे मान लीजिए उसने एक काला कुत्ता देखा, अब मान लीजिए वो बच्चा क्या करता है, उसी प्रकार से काली बकरी को देखता है, तो उस बच्चे के दिमाग में ऐसे होता है कि ये तो क्या है, कुत्ता है, ना कि बकरी। वो बकरी नहीं सोचता है, बोलता है कि देखो ये तो क्या है, कुत्ता है। लेकिन फिर जैसे कुत्ते की आवाज और बकरी की आवाज को वो मिलाता है,
दोनों के मध्य अंतर कर पाता है, तब वो सोचता है कि वो तो कुत्ता है और वो क्या है, बकरी है। तो देखो जो उसने बकरी के सामने जब हुआ तब उसके सामने उसने क्या की थी, नवीन स्कीमा विकसित की थी उसकी, ठीक है ना। पहले तो उस कुत्ते के साथ वाली तो क्या थी, पुरानी स्कीमा थी, और पुरानी स्कीमा में क्या जोड़ दिया उसने, बकरी के साथ नवीन स्कीमा विकसित कर ली। तो ये क्या है, समंजन है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3 पर आती है इसकी विशेषता संतुलीकरण। तो संतुलीकरण तो बहुत ही सरल विशेषता है, संतुलीकरण। संतुलीकरण, तो संतुलीकरण क्या होते हैं, समस्या आने पर पुरानी स्कीमा में आंशिक परिवर्तन करते हुए नवीन स्कीमा में संतुलन स्थापित कर लेना, संतुलीकरण कहलाता है। तो इसमें तो आपको कोई डाउट है नहीं, इसमें आपको क्या शब्द आ जाएगा, देखो संतुलन शब्द आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लीजिए आप इस संतुलीकरण का एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम क्या बना रहे हैं, एक मकान बना रहे हैं। तो मकान बना रहे हैं तो फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि जो पहले कार्य करते थे, है ना, ईंटों की वगैरह चिनाई करते थे, वो तो क्या हो गई, पुरानी स्कीमा हो गई, ठीक है ना। अब हम नवीन स्कीमा विकसित करेंगे कि उसमें ऐसे अलग से डिजाइन बना देंगे उस कमरे में कि भाई अच्छा लगने लगे, तो वो होगी नवीन स्कीमा। अब हमारे को दोनों स्कीमा में परिवर्तन करता है कि नहीं भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा, उस कमरे को हम तो क्या करेंगे, पूरे कमरे को तोड़ फोड़ कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नए कमरे का हॉल जैसा निर्माण करेंगे या किसी मंदिर नुमा आकृति जैसा निर्माण करेंगे। वो क्या होती है, संतुलीकरण। यानी कि पुरानी स्कीमा और नई स्कीमा के बीच में संतुलन स्थापित कर लेना ही क्या है, संतुलीकरण है। अब एक चीज और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इन तीनों से अलग है, वो होती है साम्य धारणा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ग है, साम्य धारणा आप किसको बोलते हो। तो अनुकलन के 3 प्रकार हो गए। अब देखिए नंबर 4 पर शब्द आता है साम्य धारणा। तो पियाजे देखो क्या कहते हैं, पियाजे एक शब्द बोलते हैं साम्य धारणा, आपको ध्यान में रखना है कि पियाजे के अनुसार वातावरण और सत्यता के फलस्वरूप ज्ञान में रिक्त स्थानों की पूर्ति विशेषताओं एवं बौद्धिक रूप से संतुलन स्थापित करने की क्या है, प्रक्रिया। संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, साम्य धारणा होती है, प्रक्रिया है। तो पियाजे के अनुसार बालक वातावरण में और सत्यता के फलस्वरूप ज्ञान में रिक्त स्थान की पूर्ति करता है और विशेषता एवं बौद्धिक रूप से संतुलन स्थापित करने की क्या करता है, प्रक्रिया करता है। ये क्या होती है, साम्य धारणा होती है। तो आपको याद रखना है, यानी कि संतुलन का ही भाग है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है, वातावरण और सत्यता के फलस्वरूप ज्ञान में रिक्त स्थान होता है, उनकी पूर्ति करता है। तो ये साम्य धारणा आपको याद रखना है। एक नंबर एक वर्ड और आता है, मैं बता देता हूँ आपको, सहज स्कीमा। तो ये क्या होती है, सहज स्कीमा। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जब बालक पैदा होता है तो वह सहज प्रकार की
क्रियाएं करता है उसे क्या कहते हैं, उसे सहज स्कीमा कहते हैं। तो ये हमारे हो गए पियाजे के सभी इंपॉर्टेंट शब्द हो गए, धारणाएं हो गई कि जब बालक पैदा होता है तो वह सहज प्रकार की क्रियाएं करता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, सहज स्कीमा कहते हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मनोविज्ञान का जो ज्ञान है आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।